Hello, everyone. Good morning, everyone. Myself मनोज कुमार, रेजोनेंस नीट डिवीजन। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले टॉपिक को आगे करते हुए। हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना। रेडॉक्स रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा था। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपने सीखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे थे। कैसे हम इसको बैलेंस करना सीख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक फॉर्मल लेवल में पता होनी चाहिए, ठीक है। हमने किए थे दो मेथड्स, एक आयन इलेक्ट्रोड मेथड और सेकंड था ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। अब इन दोनों ही बहुत ईजी है, ठीक है। दोनों से ही क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आप फोकस करो आयन इलेक्ट्रोड मेथड। इसका रीजन है आयन इलेक्ट्रोड मेथड सभी पे लग जाएगा बेटा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड किस में नहीं लगेगा, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन उसमें नहीं लगेगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। एक और दो एग्जांपल तो हमने किए थे, ठीक है। एक मैंने करवाया था, एक आपसे, फिर एक मैंने, फिर एक आपसे। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। Cl2OH, ठीक है। क्लोरीन है, OH यानी कि बेस है, और भैया चेंज हो रही है Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस H2, Cl नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव प्लस H2। चलो ट्राई करो, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। हो गया। देखो ये रिएक्शन कौन सी है बेटा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसमें आपने कौन सा मेथड लगाना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाना है। तो सबसे पहली बात तो यही है। और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाने के लिए सर आपको पता ही है क्या करना है। स्टेप 1 देखते ही दिमाग में आना चाहिए, सर कंप्लीट है। स्टेप 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख लो इनका, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। OH में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। O नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, उधर भी 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव है, ठीक है। Cl2 यहाँ पे 0 में है बेटा, यहाँ किस में, -1 में, और यहाँ +5 में, 6 1 +5 में, ठीक है। यहाँ -1, यहाँ +5। अब ध्यान से देखो, 0 से -1 में जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। स्टेप 2 सर हम लिखते हैं रिडक्शन, हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। अब इसमें आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैंने लिखा Cl2, Cl2 हो गया रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन गेन किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। अब मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, 2 Cl हैं तो यहाँ पे 2 बनेंगे, यहाँ पे 2 लगा। इसी को आप हाफ Cl2 कर सकते हो, तो हाफ करोगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 1 Cl हो जाए, बात वही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से Cl2, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐड करोगे तो Cl2 2 टाइम्स हो गए, यहाँ पे एक ही टाइम से, तो चाहे हाफ हाफ लेके कर लो, चाहे ये लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब तो जैसा होता है वैसा का वैसे उठाओ और वैसे की वैसे करने की कोशिश करो। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन देंगे, यस और नो बेटा, ClO3 नेगेटिव प्लस, कितने Cl है यहाँ पे, सर 2, वहां पे कितना है, 1, तो कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेटा, 5 सर, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने देगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऐसे नहीं समझ आए तो देखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सर हम सिंपल सा मेथड है, हम क्या करेंगे, स्टेप 3 नेट रिएक्शन लिखते हैं। नेट रिएक्शन बड़ी आसान है, इलेक्ट्रॉन काउंटर बैलेंस होने चाहिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन इधर, 10 इलेक्ट्रॉन इधर, ऐड कर दो Cl2 प्लस, नहीं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 Cl2 प्लस Cl2 एरो 2 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव, ये आएगा हमारा, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि सर काउंट करते हैं कि सारे के सारे बैलेंस हैं कि नहीं है पहले तो, ठीक है। ओके, मैं लिख दूँ 5 की जगह कितना हो गया, 6 Cl2 लिख देता हूँ इसको, एरो 2 Cl नेगेटिव प्लस 2 ClO3 नेगेटिव, ठीक है।
स्टेप नंबर 3 हमने काउंटर बैलेंस कर ली रिएक्शन। अब हम क्या करते हैं बताओ जरा, कि जितने भी जो भी एटम्स हैं जो बैलेंस नहीं है उनको हम क्या करेंगे, बैलेंस, और बाकी अदर एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, सॉरी, पहले बैलेंस करेंगे और बाकी अदर एटम्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरह बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम किसके लिए करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। जो भी रिएक्शन आती है उसको सभी के हिसाब से ऐसे हिसाब से चलते हैं कि यहाँ पे 12 हो गए, और नहीं, आपको एक बार फिर से देखना है। अगर मीडियम बेसिक है तो, अगर मीडियम कैसा है बेटा, बेसिक है, तो क्या करेंगे, कुछ याद आया? हाँ, अगर मीडियम आपके पास बेसिक है, कैसा मीडियम है बेटा आपके पास बेसिक, कैसे पता चला सर, यहाँ पे OH लिख, ठीक, अगर H+ होता तो एसिडिक, ठीक है। अगर बेसिक तो पहले क्या करेंगे बेटा, बताओ जरा, स्टेप 3 होगा ना, स्टेप 4 यहाँ से लिख लेना। पहले चार्ज, पहले किसको देखते हैं, चार्ज को। इधर कितना है, 2, और यहाँ पे भी 2, कितना हो गया बेटा टोटल 4, और इधर 0, तो 6Cl2 प्लस 4OH नेगेटिव, एरो 2Cl नेगेटिव प्लस 2ClO3 नेगेटिव। देखो जरा क्या क्या बैलेंस हो गया हमारे पास, कि सर क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, चार्ज बैलेंस हो गया। और चार्ज बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं बताओ जरा, सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, सीधी सी बात है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, इधर 6, ठीक है। कहीं कुछ छूट गया क्या, देखो Cl2 है, ठीक है, हमने पहले चार्ज बैलेंस कर लिया, बिल्कुल सही है। चार्ज बैलेंस करने के बाद हम क्या करेंगे, नहीं कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा क्लोरीन बैलेंस नहीं है, सॉरी सॉरी भैया, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएंगे। अच्छा क्लोरीन बैलेंस ही नहीं था क्या, 10 क्लोरीन, ठीक है, अब आ जाएगा तो फिर तो ये भी गलत आएगा, ठीक है। देखो 10 क्लोरीन यहाँ पे, 10 चार्ज यहाँ पे, माइनस का 2 चार्ज यहाँ पे, 12, कुछ नहीं है तो हाँ अब ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन में गड़बड़ आएगी, अगर दोनों साइड नॉर्मल ऑक्सीजन आ रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, माई मिस्टेक। देखो यहाँ पे क्या हो गया, 12 OH नेगेटिव है, 12 OH नेगेटिव का मतलब 12 ऑक्सीजन है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 3, जो 6 ऑक्सीजन है बेटा। देखो एक ClO3 में 3 ऑक्सीजन है और 2 टाइम्स है तो 6 हो गए, कितने ऐड कर दोगे, 6H2। और बेसिक मीडियम की एक खास बात है, बताओ क्या खास बात है, जैसे ही आप ऑक्सीजन बैलेंस करोगे हाइड्रोजन ऑटोमेटिक, वेरी गुड, कितना हो गया 12, इनमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये बस 12। अब देखो इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे, हम क्या करते हैं कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस करते हैं, मान लो कि आपके पास क्या है N2 प्लस H2, इससे बनता है बेटा 2 मोल अमोनिया। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 और 2 6, 6 है तो यहाँ पे हम 3 लगा देते हैं। ये इस रिएक्शन को हमने क्या कर दिया, बैलेंस। इसी रिएक्शन को मैं ऐसे कर दूं तो 2N2 6H2 4 अमोनिया। देखो जरा मैंने इसको 2 टाइम्स ले लिया, कितने नाइट्रोजन हो गए 4, इधर भी 4 नाइट्रोजन, इसको 6 टाइम ले लिया, कितने हाइड्रोजन हो गए 12, इधर कितने हो गए 12। अब बताओ कौन सी बैलेंसिंग सही है, बैलेंसिंग तो बेटा क्या है, दोनों ही सही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आ गया, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी बैलेंस है, लेकिन देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 है, 2 है, 6 है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो, जैसे कि क्या लिख सकते हो 3Cl2 प्लस 2 से इसको डिवाइड, सभी को 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा 6OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा 5Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा ClO3 नेगेटिव, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3H2, ठीक है। बिल्कुल रिएक्शन सारी की सारी बैलेंस है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है,
ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये इससे थोड़ा सा। और इसका रीजन क्या है, ये लिखवाने का रीजन देखो, कई बार जो बच्चा इसको हाफ मान के करेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसको भी हाफ मान के करेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिएक्शन जब ये ऐसे सोल्व करके करेगा उसके लिए डायरेक्ट आंसर ही आएगा, जो ऐसे करेगा उसके लिए डायरेक्ट आंसर ही आएगा, ठीक है। ओके, समझ में आई बात। हमारा मीडियम कैसा था, बेसिक, और बेसिक मीडियम के लिए स्टेप 4 भी इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं, सबसे पहले सर चार्ज बैलेंस करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, P4 प्लस NaOH, P4 प्लस NaOH, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, फॉस्फिन बनाता है और NaH2 PO2 बनाता है, ठीक है। चलो ट्राई करो, हो गया सर, हो गया। तो सबसे पहला स्टेप, अब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करता हूँ। इसको हमने NaOH की जगह क्या लिखा, अरे हट जा भाई, इसको लिखा OH नेगेटिव, ठीक है। ये PH3 एज इट इज रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी एज इट इज रख लो, जहां ना समझ आए उसको एज इट इज रख लिया, ठीक है। वैसे NaH2 ये हटा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। Na हटा सकते हो, H2 हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से भी हटा सकते हो अगर फॉर्म में लें, पर उतनी जरूरत नहीं है हमें। फिर से कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शन। एक ही, पिछली भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन थी, एक क्लोरीन किस में चेंज हो रहा था बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे भी तो कौन सा मेथड लगेगा सर, आयन इलेक्ट्रोड मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। P4 0 में होता है, ओके, मैंने बताया था जो भी अपने क्या होंगे एलोट्रोप फॉर्म होंगे वो 0 में, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस का 3 प्लस का, माइनस का 1 बचेगा, आगे जाके प्लस का 1। देखो 0 से -3 सर रिडक्शन, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, लिख दो रिडक्शन ऑक्सीडेशन, वही P4 ही लिखना है अपने को, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। P4 पहले रिडक्शन करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PH3 में। अब ध्यान देने वाली बात है, कितने P4 कितने हैं बेटा, 4, यहाँ पे 4 लगा दी। एक फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है, 3, तो 4 फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, 12। इसको यहीं लिख सकते हो कि एक फास्फोरस 3 कर रहा है, फास्फोरस कितने 4, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नीचे आ जाओ, P4 है, किधर गया, ये रहा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा NaH2 PO2 में, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक P4 कितने लगना, सॉरी एक फास्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 फास्फोरस 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहाँ पे हम देखो एक ही फास्फोरस है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी बेटा। अब देखो किसी ने दूसरे तरीके से इसको ऐसे लिखा होगा, P4 प्लस इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या PH3 है। अब समझना इसको भाई, ठीक है। उसने देखा कि यहाँ P4 है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना फास्फोरस, एक फास्फोरस में चेंज होगा, और एक फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन को चेंज कर रहा है, 3 को, यही तो था। अब इसी पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल तो P4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 12 इलेक्ट्रॉन, इसको 4 से तो 4 PH3, यही मैंने लिखा, बस यही डिफरेंस, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि ऐसे ही करना, आपको जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, लेकिन बैलेंस होना चाहिए बस। नेट रिएक्शन चेक करेंगे, ठीक है। नेट रिएक्शन बताओ क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे 12, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 12 हो गए, ऊपर भी 12 हो गए, ठीक है। तो ऊपर P4 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 3P4, एरो ऊपर वाले को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो 4PH3, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो 12 NaH2 PO3 PO2, ठीक है। ओके, कोई चार्ज आ रहा है, हमारे हिसाब से तो कोई चार्ज ही नहीं आ रहा, तो OH कहाँ लगाएंगे, तो भाई P4 प्लस 3P4 प्लस 4PH3, ठीक है, 12
अब एक बार ये काउंट और कर लो, ठीक है। ये 4 है, 12 और 4 16, 12 और 4 16, रिएक्शन हो गई बैलेंस, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अब देखो किसी को यहाँ पे आके दिक्कत हो जाती है, इसको मैं 4 लिख देता हूँ, 3 + 1 कितना हो गया 4p4, ठीक है। 4 - 3 + 12PO2 - 3, ठीक है। समझो जरा मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। यहाँ पे क्या था बेटा, 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे, 3 प्लस के चार्ज आएगा तो 3 माइनस का आ जाएगा। एक सोडियम के ऊपर 1 प्लस चार्ज, 2 हाइड्रोजन के ऊपर 2 प्लस चार्ज, टोटल -3 हट जाएगा, -3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं बताओ जरा बताओ भाई क्या करते हैं, कि हम क्या करते हैं इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे, किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ। इधर कोई चार्ज है ही नहीं, इसको अभी बैलेंस नहीं करें तो 0 चार्ज है। यहाँ पे कितना है, 4 × 12 36, 12 + 36 8 48, ठीक है। कितना हो गया बेटा 48। देखो भाई ये एक फास्फोरस के ऊपर 3 चार्ज है, 4 के ऊपर कितना हो जाएगा -12, एक PO2 के ऊपर -3 है, 12 × 36, 36 + 12 48। अब यहाँ पे ऐड कर दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ध्यान से ऐड करना, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 48, यहाँ पे कितने हैं देखो, एक में 2 हैं तो 12 दूनी 24, तो 24 H2O, ठीक है। 24 दूनी 48 ऑक्सीजन होनी चाहिए, 48 ऑक्सीजन है, 48 ऑक्सीजन ये सॉरी हाइड्रोजन ये। रिएक्शन हमारी बैलेंस, फिर से देखो ये तो बहुत ही बढ़िया आ गई। अब इसको क्या कर दो सिंपलेस्ट फॉर्म में, 4 से 4 से 4 से 4 से सारे के सारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। इसको मैं P4 + 12 OH नेगेटिव एरो, P3 P वो लगा दो वापस से PS3, ठीक है, प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और सोडियम 2 हाइड्रोजन PO2, ठीक है, वापस लगा दिए मैंने। इसको 4 से डिवाइड करोगे 6H2, फिर से देख लो 6 ये हैं, ओके 6 ये हैं तो 12 हैं, ठीक है, ओके। हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस, बस यही था, ऐसे कैसे लिखी हुई थी। और इस OH को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है OH, तो NaOH में चेंज कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो NaOH, ठीक है। तो यही करना, जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आएगी आपने क्या करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करना, ठीक है। तो अब बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट है बेटा हमारा N फैक्टर। कई लोग इसको वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये NF से लिखा मिल सकता है आपको, VF से लिखा मिल सकता है, वैलेंस फैक्टर बोलते हैं उनके लिए, ठीक है। N फैक्टर होता क्या है, ठीक है। N फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है कि चेंज इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होना चाहिए चेंज पर मोल के हिसाब से, चेंज इन इलेक्ट्रॉन पर मोल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में चेंज होना चाहिए किसके हिसाब से बेटा, पर मोल के हिसाब से। पर मोल इन द सेंस, मान लो हमारी कोई रिएक्शन है, ठीक है, क्या दे भाई एरो KCl + O2, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन चेंज हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, हमें कोई, ये कितना मोल है बेटा 1 मोल, वेरी गुड। 1 मोल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, मान लो ये क्या कर रहे हैं, सुनो एक बात, इस बात को ध्यान से समझना, कि मान लो एक एटम है वो कर रहा है 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि लॉस हो गई, उसके 5 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। दूसरा भाई साहब 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ये सारी पॉसिबिलिटीज आ गई। अब इस चीज को ऐसे समझ लो, ये 500 रुपये हैं, ये भी 500 रुपये हैं, मैं किसी को 500 रुपये दे रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ, और वही बंदा 500 रुपये ले रहा है, ठीक है। मैं यानी कि M, ठीक है, और ये कोई P से नाम है, कोई भी रैंडम नेम, ठीक है। ये M क्या कर रहा है, P को डोनेट कर रहा है, कितने रुपए 500 रुपये इसने दिए, और इसने फिर क्या किया, इसने ले लिए 500 रुपये, यही इसने 500 रुपये लॉस किए और इसने गेन किए। इसका मतलब टोटल चेंज कितने 1000 का हुआ क्या भाई, मैं आपको 500 रुपये दूँ और आप वही 500 रुपये ले रहे हो, 1000 का चेंज हुआ नहीं, कितने का चेंज हुआ सर 500 का ही हुआ,
5 इलेक्ट्रॉन दिए, 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, टोटल कितने का चेंज, 5 का, पर मोल के हिसाब से। किसके हिसाब से बेटा, पर मोल के हिसाब से चेक करने हमेशा, ठीक है। और पर मोल के हिसाब से क्यों, 2 मोल के लिए क्यों नहीं लिए भाई, कोई भी स्टैंडर्ड चीज हम उसके लिए क्या लेते हैं, पर मोल के हिसाब से। एक बार पर मोल के हिसाब से आ गए, उसका आंसर आ जाता है हमारे पास। जैसे कि Fe है हमारे पास, Fe 2 चेंज में हो सकता है, एक Fe+2 में या Fe+3 में। मान लो इस रिएक्शन में Fe है, ये मैं 5 ले रहा हूँ, एक के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, तो 2, ये इसका इनफैक्ट है। अब हमें कोई मतलब नहीं वो 5 है कि 10 है कि 20 है, एक के लिए इनफैक्टर कितना है बेटा, 2, तो सभी के लिए उतना ही रहेगा। हम किसके लिए निकालते हैं बेटा, पर मोल के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर, ठीक है, 1 मोल के रेस्पेक्ट। सो एन फैक्टर विल बी क्या हो जाएगा, द चार्ज एक्सचेंज पर मोल, ठीक है, लिख सकते हो। चार्ज एक्सचेंज पर मोल, बस इतना ही लिख लो, चार्ज एक्सचेंज पर मोल। 1 मोल में कितने चार्ज एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो दूसरे तरीके से देखो, कोई है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और सामने वाला बस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, ठीक है। कोई 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सामने वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। यहाँ पे नेट एक्सचेंज कितने का हुआ। अब देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूँ, किसी में एक एटम 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उसी में दूसरा एटम भी 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो कितने का एक्सचेंज भाई, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कितने दे दिए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 चार्ज आएगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना चार्ज हो गया भाई, 5 में से 3 तो रह गए, 2, तो 2 आएगा इसका, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत वहां आती है जहां 5 इलेक्ट्रॉन दे और 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे, वहां पे तो चार्ज में कुछ फर्क नहीं आया, ठीक है। तो ये रिएक्शन जब आएगी तब समझाएंगे, फिर से होगा वही, जितने का एक्सचेंज होता है उसमें एक्सचेंज देखते हैं बेटा। ओके, एन फैक्टर इक्वल्स टू द चार्ज एक्सचेंज, द चार्ज एक्सचेंज पर मोल, चार्ज लिख दिया क्या, चार्ज एक्सचेंज पर मोल, चार्ज एक्सचेंज पर मोल। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या, जैसे कि इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है, पर वो आगे बता देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक तरीका और होता है एन फैक्टर निकालने का, कि नेट एक्सचेंज, इसी को बोलो नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर निकालने, सॉरी, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि नेट कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए या 20 हुए, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2, ये हमने लिखा था KClO3, ठीक है। इसमें मान लो 2 लगा हुआ है, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करे इस 2 के हिसाब से, वो इलेक्ट्रॉन आ गए 20, स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसके लिए आ जाएगा, ये बेटा पर मोल के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये भी होता है, तो ये सारी चीजें लिखवाएंगे, तो एक बार एन फैक्टर आप छोटी छोटी चीजें जो आसान है उनके लिए लिखते जाओ। पर मोल जितना चार्ज में चेंज आएगा वही हमारा क्या होता है, एन फैक्टर। सबसे पहले लिखो आयंस के लिए, आयंस के लिए एन फैक्टर क्या रहेगा, जो उनका चार्ज रहेगा, चार्ज प्रेजेंट, जो भी उनका चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मॉड्यूल लेके चलो, Na पॉजिटिव क्या रहेगा, +1, Cl माइनस है तो क्या रहेगा बेटा, माइनस का 1 नहीं, ये भी 1 ही रहेगा, मॉड्यूल लेना है, मॉड्यूल में लिख लो इसको। मॉड्यूल का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चलते हैं बेटा, बताओ क्या लेके चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेकंड लिखो साल्ट, साल्ट में क्या लिखोगे, एन फैक्टर इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ कैटायनिक
4 एनायन, इसका भी मॉड्यूल। एग्जाम्पल लिखो MgCl2। क्या लिखा है? टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या एनायन, एनायन या कैटायन के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे कितना चार्ज है? +2। एक क्लोरीन पे -1, 2 पे टोटल कितना हो जाएगा? -2। तो एन फैक्टर विल बी 2। कोई भी ले लो, चाहे कैटायन का ले लो चाहे एनायन का ले लो, ठीक है। ओके, बात करते हैं 3 एसिड। एन फैक्टर इक्वल्स टू बेसिसिटी, ठीक है। मॉड्यूल, बस सबका मॉड्यूल का मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना, प्लस माइनस का चार्ज नहीं लेना। बेसिसिटी क्या होती है? हाँ, एक एसिड जितने H+ आयन दे सकता है वही उसकी क्या होती है बेटा? बेसिसिटी, ठीक है। ओके, अगर एक H+ देगा तो 1, 2 देगा तो 2। इसमें कुछ एग्जाम्पल अच्छे लिखो। H3PO2, H3PO3, H3PO4। ये आपको ध्यान से समझने, ठीक है। ये फास्फोरस पी ब्लॉक के चैप्टर में है। ओके, मैं इनको एक बार यहाँ बता दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। इसका एन फैक्टर होता है बेटा 1, इसका 2, इसका 3, ठीक है। ये देखने में ये लग रहा है कि H3PO2 है, 3 H+ देगा, ये भी 3 H+ देगा, ऐसा नहीं है। ये PO2 की स्ट्रक्चर होती है, H3PO2। ये देखो 1 2 3 4 5, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बन गए। ये वाले बॉन्ड इस डिस्टेंस के छोटी होने की वजह, इसका साइज ऐसा होता है, इसका साइज ऐसा, तो इनके बीच ये डिस्टेंस बहुत कम होती है, ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का साइज इसके कंपैरिजन में बड़ा, तो थोड़ा सा दूर। और इसके साथ कौन अटैच है? हाइड्रोजन। आप यूँ समझ लिए ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बस एक वहीं क्या करता है बेटा? पार्टिसिपेट करता है। तो अगर ये पार्टिसिपेट करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे, तो एक H+ आ जाओ दूसरे में। दूसरा क्या कहता है? एक यहाँ पे सर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे H। ये लो जी 1 2 3 4 5। अब कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, तो इसका 2 आ गया। तीसरे में क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH आ जाएगा बेटा, ऐसे। अब ये 3 हो गए, ठीक है। तो ये ऐसे होते हैं। एक एसिड और है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहीं लिखवा देता हूं मैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको ऐसे ही कंटिन्यू में लिखना है। बोरिक एसिड, H3BO3। अब ये H3BO3 ये ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ये देखो 3 H है, 3 ऑक्सीजन है, 1 B है, तो H3BO3 ऐसा लिखा मिलेगा। देखने में ऐसा लग रहा है भाई OH आयन है इसके पास, तो OH आयन देगा तो किया जाएगा? बेस हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ये क्या है? एसिड है, ठीक है। और इसकी एक खासियत होती है बेटा H3BO4 की, H3BO3 प्लस H2O। एन फैक्टर लिख लो पहले, एन फैक्टर इक्वल्स टू 1। कितना होता है? 1। जब ये रिएक्शन करेगा तो एक H+ आयन रिलीज होगा, प्लस BOH3, 3 नहीं 4 नेगेटिव। एक H+ आयन, इसके एक H+ आयन रिलीज कर देगा। अगर H2O से एक H+ आयन रिलीज हो जाता है तो एक OH- बचेगा और वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। पहले BOH3 था, एक OH आयन ऐड हो गया तो BH4 नेगेटिव आ गया, एक H+ आयन। तो समझने वाली बात यह कि बोरिक एसिड एक ऐसा अकेला एसिड है जो अपना H+ आयन कभी नहीं देता, ठीक है। बोरिक एसिड कभी भी अपना H+ आयन नहीं देता, वो क्या करता है बेटा? H2O के H+ आयन को रिलीज करता है एसिड की फॉर्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, ये आपको समझना है, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मान लो आपके पास H2SO4 है। जनरली आपको पता है कि H2SO4 क्या करता है बेटा? सर कुछ नहीं करता, एक दो H+ आयन दे देता है प्लस SO4। ओके, एन फैक्टर कितना हो गया? सर 2 हो गया, 2 चार्ज है तो 2 H+ आयन दिए तो 2 हो गया। ऐसा नहीं है। मान लो किसी रिएक्शन है,
और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन दे रहा है बस। क्या अब बताओ, अब इसका एन फैक्टर क्या होगा? हाँ, रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी देखना है। कई बार रिएक्शन में H2SO4 दिया होगा, कुछ और दिया होगा, और वो सिर्फ एक ही H+ आयन रिलीज करेंगे, वो देखते ही पता लग जाएगा, ये पता लग रहा है एक H+। तो यहाँ पे H2SO4 का एन फैक्टर कितना बेटा? 1। बस ये छोटी सी ध्यान रखने वाली बात, और कुछ नहीं। और इन जनरल प्रोसेस अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? हाँ वही जो लिखते हैं। जनरल आइडिया क्या होता है हमारा? भाई 2 देगा, H2SO4 दो। अगर रिएक्शन है तो उसी में चेक करना है, बाकी सबके लिए H2SO4 दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 4 बेस के लिए। बेस के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? शाबाश, एसिडिटी, यानी कि जितने OH- आयन दे सके। ठीक है, इसमें ऐसा कोई है नहीं तो आप इसमें लिख लो, कोई भी लिख लो एग्जांपल NaOH। NaOH के लिए क्या हो जाएगा बेटा? 1। MgOH2 है, इसके लिए क्या हो जाएगा? 2। बस। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एसिड और बेस का डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो कुछ ऐसे नंबर आएंगे, नाम आएगा, जैसे कि डायाबेसिक एसिड, ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड, और इसमें आएगा डायएसिडिक बेस, ऐसे। तो डायाबेसिक का मतलब 2H+ दे, ट्राइबेसिक सॉरी बेसिक लिखा आएगा, वो क्या हो जाएगा? 3। मोनोबेसिक ऐसे लिखा आएगा, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक का मतलब 1H+, मोनो मतलब 1H+, ट्राई मतलब 3, डाया मतलब 2। ठीक है, तो इसमें तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये तो सिंपल सी फॉर्म थी, आपने कर लिया अब इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसिड हो गया, बेस हो गया, इन जनरली आप इन सबको क्या कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए तो रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, समझे जरा भाई, एक किसी रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट भी प्रेजेंट है और किसी रिएक्शन में एक उसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रेजेंट है तो क्या होगा। अगर दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो क्या होगा। तो यानी हमें निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर। ठीक है, तो लिखो एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका रीजन देखो, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल, और खुद का क्या होगा, रिडक्शन, वेरी गुड। एक होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का क्या करेगा, रिड्यूस, और खुद का ऑक्सीडाइज। सबसे पहला कौन हो गया बेटा सर, KMnO4 हो गया। KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, खुद का क्या होता है, रिड्यूस। ठीक है, अब KMnO4 की बात करते हैं, ये लो जी KMnO4, बस ये जनरल लिखवा रहे हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ये एसिडिक मीडियम है, ये नॉर्मल, ठीक है, न्यूट्रल लिख लो या नॉर्मल लिखो इसको। नॉर्मल एक्चुअली नहीं होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, और ये बेसिक। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2। किस में बेटा, Mn+2 में। एन फैक्टर इक्वल्स टू 5। देखो यहाँ पे +7 में है, +7 से +2 में चला गया, एन फैक्टर इक्वल्स टू 5। जब कभी भी आपको एसिडिक मीडियम दिखा दे, ठीक है, और उसके साथ क्या हो बेटा, KMnO4। KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरे की बात करें तो MnO2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, नॉर्मल है तो। एन फैक्टर इक्वल्स टू, देखो 2 दूनी 4, ठीक है, एक गया +3, तो +4 हो जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, MnO2 में 4, 4 आगे जाके +3 हो गया, तो 4 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +3, कितने का डिफरेंस, 4 का। बेसिक MnO4 नेगेटिव,
ठीक है, और ये बेसिक के लिए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 नेगेटिव, सॉरी हाँ ये 2 नेगेटिव आएगा, 8 6 1 का फर्क, n फैक्टर इक्वल्स टू 1। अब देखो समझने वाली बात क्या, KMnO4 जब कभी भी आपको HCl HI ऐसे एसिडिक मीडियम में दिखेगा तो क्या हो जाएगा Mn+2 में चेंज हो जाएगा, नॉर्मल हो तो MnO2 नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और नॉर्मल नहीं हो तो MnO4 -2 नेगेटिव। इसको आप हटाओ एक बार, ठीक है प्लस, हाँ ये गलत है भाई, ये 3 में जाएगा बेटा, Mn+2 ठीक है, MnO2 MnO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो KMnO4 एसिडिक, नॉर्मल और बेसिक मीडियम में 5 3 1 ये अलग अलग शो करता है। अब देखो ये भाई साहब हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को करेंगे ऑक्सीडाइज, या दूसरे का क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, तो बहुत सारे, जैसे कि KMnO4 Fe+2 में रहता है कि नहीं रहता, किस में कन्वर्ट करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करो किस में चला जाएगा +3 में, वेरी गुड। C2O4 2 नेगेटिव ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें कार्बन देखो +3 में है, कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा +4 में तो CO2 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि I नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा देगा तो ये I2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इसके प्रोपोजिशन, ऑक्सीडाइजिंग करवाता है, जैसे Fe को Fe+2 में चेंज कर दिया, C2O4 2 नेगेटिव को CO2 में चेंज कर दिया, I नेगेटिव को किस में चेंज कर दिया I2 में। कौन सा एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही काम होता है। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आएगा K2Cr2O7, नंबर 2 K2Cr2O7, ये भाई साहब भी क्या हमारे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भैया दूसरे का ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद का रिड्यूस, ऑक्सीडाइज का मतलब Fe+2 को +3 में चेंज कर देंगे, बस वही सब, ठीक है, ऐसा कोई अच्छा है नहीं। ओके इसके लिए लिखो आप K2Cr2O7 2 नेगेटिव, ये Cr+3 में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो गया बेटा Cr+3 में, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन है 14 तो +6 से +3, n फैक्टर इसका कितना रहेगा 3, इसका 3 रहेगा, ठीक है। ये स्लाइटली KMnO4 की प्रेजेंस, KMnO4 से स्लाइटली कम क्या होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेस, KMnO4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कम है, तो इसके लिए भी सेम ही है, Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर देगा, बाकियों को भी चेंज कर देगा। एक नोट लिख लो अगर मन है तो, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें HCl से तो हमें पता लग रहा है एसिडिक मीडियम है, Fe+2 है और साथ में KMnO4, तो हमारा KMnO4 भाई साहब दूसरे को क्या करता है बेटा ऑक्सीडाइज, इसको कन्वर्ट करेगा Fe+3 में। दिक्कत ये है Cl-1 में है तो इसको भी कन्वर्ट करेगा Cl2 में, -1 से 0। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई भाई, देखो हुआ क्या कि KMnO4 है प्लस Fe+2 है प्लस HCl है, HCl से कुछ तो कर दिया, क्या कर दिया, हाँ HCl से क्या हुआ बेटा, पता लग रहा है कि ये एसिडिक मीडियम है, और इस एसिडिक मीडियम को ही इस भाई साहब ने क्या कर दिया ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको तो करना ही था, इसको भी कर दिया, अब 2 ऑक्सीडेशन हो गए, 2 जगह ऑक्सीडाइज कर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी एरर हो जाती है क्वेश्चन में क्या हो जाती है, थोड़ी सी एरर हो जाती है, इसको ये ना यूज करके K2Cr2O7 को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो इन केस ऑफ HCl एसिड लिख लो, इन केस ऑफ HCl एसिड वी डू नॉट यूज KMnO4 because KMnO4 reduce, no sorry, KMnO4 oxidize HCl also into Cl2, ठीक है। So that's why error present in question, so we use K2Cr2O7
So we use K2Cr2O7 in case of HCl. HCl के साथ हमेशा K2Cr2O7 यूज करना है, ठीक है। ओके भैया, चलो नेक्स्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे H2O2। अब H2O2 देखो बेटा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। सर पता कैसे चलेगा? पता अपने आप चल रहा है। ये H2O2 है, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस में है बेटा? -1 में। -1 से -2 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है। और मैंने ये बताया था जो बीच में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या तो मैक्सिमम में हो या मिनिमम में हो, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, ठीक है। अगर मैक्सिमम में है तो उससे ज़्यादा और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, मिनिमम में है तो उससे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन लेनी। ये भाई साहब दोनों तरफ, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, दोनों काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक चीज़ तो आपको पता ही है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, कि जब हम H2O2 को ब्रेक करते हैं, ये H2O और H2O2 किस में चेंज हो जाता है? O2 में, ठीक है। मैंने अलग अलग लिख दिया एक बार, H2O को ब्रेक किया, ये H2O में और O2 में ब्रेक हो गया, ठीक है। देखो जरा, ये -1 थे भैया, -1 से कहाँ चले गए? -2। कितने का इलेक्ट्रॉन चेंज? 1 का, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। n फैक्टर इक्वल्स टू 2। एक इलेक्ट्रॉन का चेंज 2 टाइम्स है। ये किधर आ जाओ, -1 है, किस में चला गया? 0 में। एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, कितने ऑक्सीजन है? 2। 2 से मल्टीप्लाई, n फैक्टर इक्वल्स टू। बस ये बता दो कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहाँ रिड्यूस हो रहा है। ये किसका केस है? -1 से एक इलेक्ट्रॉन और ले रहा है, तो ये है रिडक्शन का केस, ये ऑक्सीडेशन का केस, ठीक है। हाँ, जब H2O रिड्यूस होता है तो H2O में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है तो O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सैंपल थे, एग्जाम्पल थे, ठीक है, जिनके हमने क्या लिखे थे? आंसर लिखे हैं, डायरेक्ट n फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे, कितने पॉइंट हो गए थे भाई? 4 हो गए थे क्या? H2O2 तक कितने हो गए थे? टोटल पॉइंट हो गए भाई आपके 5 पॉइंट हो गए क्या? हाँ 5 हो गए, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ आप 1-2, ठीक है। जैसे कि I4 है, I2 है, ठीक है, इनको भाई साफ लिखना पड़ेगा। I4, I2, ओके। एक है VO V2O5, V2O5, ठीक है। ये IO3 में नेगेटिव में चेंज हो रहा है। I4 तो भैया IO4 कर लो इसको, ठीक है, IO4, ठीक है, चेंज हो गया I2 में, ओके। और भाई एक और Fe वाला लिख लो, FeC2O4 कन्वर्ट हो गया Fe+2 में और CO2 में, ठीक है। +2 और CO2 लिखो, ये तो गड़बड़ हो जाएगी अदरवाइज। चलो इनके n फैक्टर निकालो फटाफट, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो, हो गए, ठीक है। देखो पहले देखो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इधर कितनी है? 0। +7 से 0 में चला गया, कितने इलेक्ट्रॉन? सर 7। ये किस में है बेटा? 0 में। ये कितने में चला गया? 6, 1, 5, +5 में, ठीक है। ये +7 से किस में चला गया? 0 में। ये 0 से किस में चला गया? +5 में, तो 5। यहाँ पे आ जाओ, ये भी कितना में? -2 में। -2 से किस में चला गया बेटा? देखो 10 डिवाइडेड बाई 2 +5, ओ सॉरी +2 में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आगे जाके +2 में है, +2 से
10 10 डिवाइडेड बाई 2 +5 में चला गया, कितने का चेंज हुआ 3। इसमें आ जाओ, Fe यहाँ पे किस में है बेटा +2 में, C किस में है +3 में, +2 से +2 में गया कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे किस में है कार्बन +4 में, कितने का चेंज सर 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कार्बन टोटल कितने यहाँ पे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक, अब देखो सर आपने तो बोला था पर मोल के लिए देखना है, जरा ध्यान दो। मैं बोलता हूँ कि 2 FeC2O4 है और एक बोल रहा हूँ कि FeC2O4 है, इसका मतलब ये 1 मोल है सर, ये 2 मोल है। लेकिन ध्यान दो 1 मोल इसमें 1 Fe होता है, कितना Fe होता है 1, लेकिन कार्बन कितने होते हैं 2, ऑक्सीजन कितने होते हैं तो 4। कार्बन भैया इस 1 मोल में कितने कार्बन है 2, और 1 कार्बन 1 प्लस ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो 2 कार्बन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो ये आपने ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद बात ही करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, चलिए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इसी में मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। ठीक है, व्हेन 2 एलिमेंट्स, पॉइंट नंबर 5 में ही चल रहे हैं, व्हेन 2 एलिमेंट shows different or same oxidation state, इसको लिखो। लिखो when 2 element shows के लगा लो, get reduce लिखो, पूरे को चेंज कर लो आप। when 2 elements get oxidized or reduced or more। हाँ अब ठीक, केस फर्स्ट देखना इसे। मैंने लिखा कि 2 एलिमेंट्स या तो वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं या अल्टरनेट हो रहे हैं। ठीक है, ओके। इसमें केस फर्स्ट देखो, व्हेन 2 एलिमेंट्स or more oxidation number increases or decreases, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर या तो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे एन फैक्टर। तो इसका एन फैक्टर निकालेंगे बेटा N1 + N2। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखो, पहला एग्जाम्पल यही है। क्या लिखा है FeC2O4 कन्वर्ट हो गया Fe +3 + CO2। ये भाई साहब +2 से +3 में पहुंच गए, ये भाई साहब +3 से +4 में पहुंच गए। एक ही Fe है बेटा, देखो जरा, और 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। ठीक है, ये कितना है 1 कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 में 2 का चेंज। सो एन फैक्टर इक्वल्स टू N1 + N2, 1 + 2 3। अब इस चीज को यूं समझ लो कि ये एक आदमी है, इसने Fe और C2O4 नेगेटिव, 2 अलग अलग बंदे हैं। ठीक, ये एक था, इसने किसी एक को 10 रुपए दे दिए, किसी दूसरे को भी 10 रुपए दे दिए, तो टोटल इसने कितने रुपए दिए 20। समझ गए बा? अब की बार इसने ये नहीं किया किसी एक ही आदमी को 20 दे दिए और उसी ने वो 20 नहीं, इसने क्या किया 10 इधर दे दिए 10 इधर दे दिए, लेकिन इसका टोटल नुकसान तो कितने का हो गया बेटा 20 का ही तो हुआ। तो हम उनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐसे ही चाहे डिक्रीज हुआ हो, रिडक्शन हो रहा हो, तो एक आदमी 10 रुपए इधर से ले रहा है, एक आदमी इधर से ले रहा है, एक आदमी इधर, तो टोटल कितने रुपए लिए उन्होंने 3 आदमी थे तो 3 30। ठीक है, तो जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर या तो इंक्रीज हो रहा हो या फिर डिक्रीज हो रहा हो तो हम क्या करेंगे बताओ जरा। हाँ, हम क्या करेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट लिखो Fe2O3, ये भाई साहब कन्वर्ट होंगे Fe + O2 में। देखो जरा, ये +3 में है यहाँ पे, ठीक है, +3 से 0 में, ये O2
2 नेगेटिव में है और ये किस में चला गया, ये भी 0। 3 से किस में गया बेटा, 0 में। अब एक Fe के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए, 3। Fe कितने हैं, 2। 3 × 2 = 6। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है भाई, -2 से 0 में चला गया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 3 है, 2 × 3 तो 6। सो n फैक्टर इक्वल्स टू, n फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 6 + 6 = 12। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ओके, ठीक। हमें क्या करना है, ये सब देख के चलना है, ठीक है। अगर दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें बस सिंपली उनको ऐड कर देना। आप इस बात को यूँ समझ लो, एक आदमी किसी को 10-10 रुपये दे तो लॉस, 10 आदमी को 10-10 देगा तो 100 रुपये, 5 को देगा तो 50, 2 को देगा तो 20, तो इनको ऐड कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करते थे, केस 2। व्हेन वन एलिमेंट oxidation number increases and others decreases, लिख लो बस, या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। एक का इंक्रीज हो रहा है, एक का डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो क्या करोगे, सो n फैक्टर इक्वल्स टू कितना लिखोगे, n1 - n2। अब सर n1 - n2 क्यों कर दिया, मेरे से लगा लो। मैं किसी को मान लो 100 रुपये दे रहा हूँ और किसी से 50 रुपये ले रहा हूँ, तो मैंने कितने का एक्सचेंज किया भाई, 100 तो दे दिए थे, 50 वापस आ गए, तो कितने का एक्सचेंज किया, सिर्फ 50 का ही तो गया, तो 100 में से 50 हटा दिए। उस टाइम पे मैं क्या करता, या तो सभी को दे रहा था या सभी से ले रहा था, दोनों में डिफरेंस है बेटा। मैं सभी को 10-10 रुपये दे रहा हूँ, 2 बंदों को दे दिए तो 20 का लॉस हो गया, 3 को दिए तो 30 का, और किसी से लिए तो मेरे ऊपर आ गया कर्जा भाई 20 का 30 का जो भी है। और हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड तो चार्ज तो देखते ही नहीं है, प्लस है या माइनस, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता किससे लिए किससे दिए, हमें बस ये देखना होता है कितने का एक्सचेंज हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं किसी को 100 दे रहा हूँ और मुझे रिटर्न में 50 दे रहा है, तो 50 का लॉस हुआ कि नहीं हो, या 50 का एक्सचेंज हुआ, लॉस नहीं देखेंगे, सिर्फ एक्सचेंज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो आपको, और आपको ये कैसे पता लगा सर n1 कौन है n2 कौन है, तो भैया सीधी सी बात है, किसी को किसी से माइनस कर दो। मान लो मैंने किसी को 100 रुपये दिए और बदले में मुझे कितने रुपए मिले, 50। अब मैं 50 में से 100 माइनस कर दूं, कितना आएगा, -50। इधर मैं कर देता हूँ 100 में से 50 माइनस कर दे, कितना आया, 50। लेकिन हमें पता है कि हम और कभी भी प्लस या माइनस नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो आप ऐसा करके चलो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो उसमें से छोटी वैल्यू घटा दो बस। अगर आपको नहीं समझ आता है तो हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। ओके, तो कोई एग्जांपल देखते हैं भाई, ठीक है। एग्जांपल है, हाँ, Fe2S3 Fe2S3 किस में चेंज हो रहा है भाई, FeO + SO2, ठीक है। FeO में ही चेंज, सॉरी FeO में। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें सारी चीजें पता रहती हैं, इतने तो इंटेलिजेंट हम हैं। S के ऊपर -2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो कितना नेगेटिव चार्ज, -6, आगे जाके प्लस, तो ये +3 में है भाई साहब, और ये +2 में चले गए। ये -2 में थे, किस में थे बेटा, -2 में, और किस में चले गए, +4 में। ओके सर, इतना हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, लेकिन टोटल Fe कितने हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 का चेंज हुआ। ओके, यहाँ पे बात करें तो कितने का एक्सचेंज हुआ, ये देखो, ये समझो कि मान लो मैंने किसी से कितने रुपए ले रखे थे, 20 या 2 रुपए लगाओ आप, मैंने किसी से 2 रुपए ले रखे थे, माइनस का मतलब किसी से ले रखे भाई, किसी से खींच रखे, 2 रुपए ले रखे थे किसी से, ठीक है। अब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मैंने किसी को 4 रुपए तक दे दिए, तो मैंने सबसे पहले क्या किया होगा, ये 2 रुपए दिए होंगे रिटर्न भाई, पहले तो ये 2 रुपए रिटर्न दिए, तो 2 ये हो गए, प्लस 4 और दे दिए किसी को, तो टोटल कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और एक में कितना, 6, एक में 6 का चेंज, तो 3 के लिए कितने का हो गया बेटा, 18 का चेंज।
n फैक्टर इक्वल्स टू 18 माइनस 2 16। इस कंपाउंड का n फैक्टर कितना हो गया बेटा 16, ठीक है, ओके। बस ठीक है, तो आपको ये सब करना है, समझे इस बात को, कि जब कभी भी आपको एक ऑक्सीडेशन दिखे, एक रिडक्शन दिखे, तो आपने क्या करना है, n1 माइनस n2 करना है। जब कभी भी आपको दोनों ही ऑक्सीडेशन दिखें या दोनों ही रिडक्शन दिखें तो n1 प्लस n2 करना है। बस ये स्मॉल सा प्रोसेस था। सबसे पहले मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, सबसे पहले हम किसका देखते हैं, आयंस, उनके ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है। साल्ट का देखते हैं, कैटायन या एनायन के ऊपर जो भी चार्ज रहेगा, ठीक है। फिर एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी, बहुत आसान है वो तो, जितने OH माइनस आयन देगा तो वो बेस के लिए हो जाएगा, जितने H प्लस आयन देगा वो एसिड के लिए हो जाएगा। उसके बाद हमने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा, मान लो दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐड कर देंगे, रिडक्शन हो रहा है तो भी ऐड कर देंगे, लेकिन एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन तो हम माइनस कर देंगे। नंबर 6, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके लिए n फैक्टर कैसे निकालेंगे, n फैक्टर फॉर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखो पहले, n फैक्टर का मतलब होता है नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट। ये होता है n फैक्टर का रियल मतलब, ठीक है। हम निकाले ना निकाले वो अलग बात है, लेकिन मतलब ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें इस मेथड से नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड से करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये मेथड बता देता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन है Br2 और ये बेटा चेंज हो रही है BrO3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, ये 0 है, ये 0 से -1 में चली गई, ये किस में चली गई 6 -1 + 5। एक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, एक का क्या हुआ रिडक्शन, यस और नो, ठीक है। अब इसमें देखो जोल क्या आएगा, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे Br2 है, क्या है बेटा Br2, ये Br2 अगर BrO3 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर रहे हैं सर 5 को, कितने को बेटा सर 5 को, और कितने Br है सर 2, भाई एक Br कितने का 5 का, तो 2 Br 5 × 2 10। वहीं दूसरे में अगर ये इसमें चला जाए, कितना Br है सर एक ही Br है, कितने में चला गया, सॉरी मतलब एक Br एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है, कितने Br हैं 2, तो 1 × 2 = 2 इलेक्ट्रॉन। इधर लिख दो, एक क्या हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन और एक क्या हो रहा है रिडक्शन, ध्यान से देखो, ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। तो सिर्फ और सिर्फ हम नेट एक्सचेंज निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो नेट एक्सचेंज कितना आएगा, भाई मैंने किसी को 10 रुपए दिए, उसने 2 रुपए दे दिए, तो कितने का आया 10 - 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। लिख दो, यहाँ पे लिखो इसको, 8 इलेक्ट्रॉन नेट एक्सचेंज डिवाइडेड बाई स्टिक्योमेट्री कोएफिशिएंट 1। इसके लिए निकालोगे तो इसके लिए फिर से 8 / 1, इसके लिए निकालोगे 8 / 1। जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम इस Br2 इस BrO3 किसी का भी n फैक्टर निकाल सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। तो इसके में तीनों का ही n फैक्टर कितना आ गया बेटा 8 and 8 and 8, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, नहीं भैया पहले ऐसे नहीं करने, ये सॉरी ये दूसरी फैक्टर है, ओके ओके, ये शॉर्ट ट्रिक से होगा बेटा, ये ऐसे नहीं होगा, वो पहले बता दिया आपको, माय मिस्टेक। एक्चुअली इसमें होगा क्या हम देखते हैं, भैया मैं दूसरा चला गया, दूसरे में चला गया, फीलिंग ले गया मैं दूसरे की जल्दबाजी में, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं नेट रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ये बात तो भूल ही गए, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, बैलेंस करेंगे, हाँ ये गलती कर दी भाई, वो बिना बैलेंस करे होता है, वो दूसरा मेथड है, ठीक है, अभी वो भी बताएंगे, ठीक है। तो वो पहले बता दें क्या करना है आपने, कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब आपको पता ही है सर, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस होगी, तो एक रिडक्शन, ठीक है, और एक सर ऑक्सीडेशन। Br2 का जब रिडक्शन होगा, पहले रिडक्शन लिखा, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे
और ये चला गया किस में, Br नेगेटिव में। 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन गेन के इसमें चला गया। Br2 0 में है और BrO3, अरे क्या हो जाएगा, BrO3 माइनस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 5 का। 5 की जगह अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 10। भाई एक के लिए 5 तो 2 के लिए 10, ठीक है। अब इसको चेंज कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, नेट रिएक्शन हमारे पास आ गई, ठीक है। क्या आ गई नेट रिएक्शन, देखो जरा, 5 से मल्टीप्लाई किया उसको, 5Br2 प्लस Br2 एरो 2Br नहीं, 10Br हो जाएगा, सॉरी 10Br नेगेटिव प्लस 2BrO3 नेगेटिव प्लस कुछ नहीं, 5 दूनी 10, 2 12, 10 और 2 12। Br अपने पूरे कंफर्टेबल हो गए। अब जब Br कंफर्टेबल हो गए तो हमें और किसी की जरूरत है ही नहीं, बस ये हमारी रिएक्शन काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई। रीज़न क्या है भैया, हम इसको बाकी चीज़ों को बैलेंस करेंगे तो चार्ज अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैलेंस होगा, तो देखने की जरूरत नहीं। अब इसी के हिसाब से बस रिएक्शन कर दो आप, इसी के हिसाब से भी हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 6Br2, पहले इसको लिख लो, 6Br2 है हमारे पास, और ये चेंज हो रहा है भैया 10Br नेगेटिव में प्लस 2BrO3 नेगेटिव। अब मैं रीजन बताता हूँ, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, H लगाओगे या KBr जो भी है, यहाँ पे भी वो लगाओ, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि माइनस है, यहाँ पे एक पॉजिटिव ऐड होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भाई साहब 0 से इसमें जा रहा है, 0 से इसमें। अब इसका मैं रीजन बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये Br2 था, क्या था बेटा, Br2, तो ये 12 है टोटल हमारे पास, 12 में से 10 इस साइड गए और 2 उस साइड गए, ये हमारा क्या रीजन था, मैन, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो, ये 0 में है, ये -1 में है, ये +5 में, ठीक है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उसमें गलती नहीं आएगी। अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं Br में, ठीक है। टोटल कितने एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 से इसमें गए, कितने का चेंज हुआ, ध्यान से देखो, कितने का चेंज हुआ भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और यहाँ पे कितने का चेंज है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने Br हैं बेटा यहाँ पे टोटल, सर 12, 12 में से 10 यहाँ पे गए, कितने गए बेटा, 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे कितने गए बेटा, 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। देखो काउंटर बैलेंस होगी ये रिएक्शन। ये लो जी 10 इलेक्ट्रॉन, और इधर आ जाओ 5 × 2, ये लो जी 10 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, इस चीज़ को समझो। मैंने कोई रिएक्शन बैलेंस कर दी, और जब कोई रिएक्शन अपने आप में बैलेंस हो जाती है तो ये बताओ क्या उसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देंगे, सर नहीं। रिएक्शन बैलेंस होगी तो उस रिएक्शन का चार्ज भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस का मतलब यही होता है ना भाई, आयनिक फॉर्म में भले ही हम लिखो लेकिन वो बैलेंस है, इसका मतलब जैसे ही हम उसको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखेंगे कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन दिए और 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इन भाई साहब ने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, और उन भाई साहब ने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। मैं किसी को 10 रुपये दे रहा हूँ, वो 10 वापस दे रहा है। एक्सचेंज कितने का हुआ बेटा, 10 का ही तो हुआ। एक्सचेंज देखना आपने, ठीक है। और एक्सचेंज देख लिया 10 इलेक्ट्रॉन का, तो 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज देख लिया, तो इसके नीचे लिख दो अब 10 डिवाइडेड बाई स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट 10। ये लॉन्ग मेथड है जो आपको यूज नहीं करना है, जो आपको यूज कभी नहीं करना है, ठीक है। ओके, अरे नहीं यहाँ पे नहीं, एक बार रुको, ऊपर चला गया मैं, यहाँ पे लिखो इसको, फिर क्या ही फायदा। 10 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। ये तो भूल ही गए थे। जब रिएक्शन बैलेंस होगी तो उसी के हिसाब से स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे, उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब हम यूज करते हैं ट्रिक, और आपको बस यही यूज करनी है। और इस ट्रिक की एक कमजोरी भी है और एक अच्छाई भी है। ट्रिक क्या कहती है कि जब n फैक्टर निकालेंगे तो आपको n1 × n2 करना है डिवाइडेड बाई n1 + n2 करना है।
दैट्स इट। अगर इस Br2 का हमसे n फैक्टर पूछा, इस Br2 का n फैक्टर कितना है 10/6 यानी कि 5/3, यस और नो, यस और नो, ठीक है। इधर आ जाओ, ऐसे ही इधर निकालना है। अब दिक्कत क्या है कि जब भी हम ये ट्रिक लगाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड जो भी होगा सिर्फ उसी का हम क्या निकाल पाएंगे, n फैक्टर, बस इसमें यही दिक्कत है। पर कोई बात नहीं, छोटी सी दिक्कत है। मैं रिएक्शन फिर से लिखता हूँ, Br2 BrO3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, अब देख लो आप, देखो पहले N1 ये भाई साहब 0 से +5 में चले गए, माइनस में चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, एक Br के लिए +5, 2 के लिए 5 × 2 10। उधर आ जाओ, एक Br के लिए 1 का चेंज, 2 के लिए 2 का चेंज, लिख दो n फैक्टर इक्वल्स टू n1, किसी को एक को मान लो, हमें क्या नहीं करना बेटा, प्लस माइनस लेना ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो 10 × 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2, 20 डिवाइडेड बाई 12, कितने कैंसिल हो गए, 4 से 4 पंजे 20, 4 3 12, 5 डिवाइडेड बाई 3, 5 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिक याद करनी है, ये वाला मेथड आप भूल जाओ, ठीक है, ये मेथड आप भूल जाओ, इस फार्मूले को याद रखो। मान लो कोई नॉर्मल रिएक्शन आ गई, ठीक है, मान लो एकदम टिप टॉप बैलेंस रिएक्शन, कुछ भी नहीं दिख रहा उसमें, ना कोई चार्ज ना, तो आप सबकी ऑक्सीडेशन चेक करते चलो, सबकी ऑक्सीडेशन सेम है तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन किसी की ऑक्सीडेशन क्या हो रही है, इधर से उधर जा रही है, इधर से, तो आप ये देख लो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, बस जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। नेट एक्सचेंज डिवाइडेड बाई स्टिकी, ये लास्ट है, ये एक्चुअली क्या है, मेन रीजन है। ये हम क्या कर लेते हैं, ट्रिक से जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इस मेथड के हम हिसाब से नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन हम तभी निकाल सकते हैं जब रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो, तो हम उस बैलेंसिंग को से बचने के लिए ट्रिक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन जब भी होगी तो n फैक्टर हम निकालने के लिए क्या करते हैं कि n फैक्टर के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तभी पता चलेगा जब हमारे पास रिएक्शन बैलेंस होगी, और उससे अवॉइड करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जो आपके लिए हमेशा कारगर होगी, हर क्वेश्चन में लगेगी, n1 × n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और करके देखें भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। P4 प्लस NaOH, वही सेम क्वेश्चन है, किस में चेंज हो रहा था, PS3 में प्लस NaH2PO2, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है, दो जगह चेंज हो रही है, 0 से जा रहा है -3, 0 से जा रहा है +1, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, टोटल कितने P 4, तो 12 का चेंज। इधर आ जाओ, एक भाई साहब हैं, एक से एक ही चेंज हो रहा है, तो 4 से 4 चेंज होंगे, सो n फैक्टर विल बी 12 × 4 डिवाइडेड बाई 12 + 4, 48 डिवाइडेड बाई 16, 3 आ गया, बस n फैक्टर इक्वल्स टू 3। देखो कितना आसान हो गया, n फैक्टर इक्वल्स टू 3, बस इतना ही करना है आपने, ओके। तो नेक्स्ट टाइम पे हम मिलते हैं, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 या 3 रिएक्शन और होगी जिसकी क्या निकालने, हमें n फैक्टर निकालने, ठीक है। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है, n फैक्टर आपके टिप्स पे होने चाहिए, जैसे किस किस के टिप्स पे होने चाहिए, एसिड, बेस, आयन और साल्ट के, बस। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन आएगी n1 × n2 डिवाइडेड बाई n1 + n2। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दो, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, दोनों बढ़ रहे हैं, अब दोनों चीज बढ़ रही हैं तो क्या होगी, प्लस, दोनों चीज घट रही हैं तो भी क्या होगी, प्लस, लेकिन एक चीज बढ़ रही है एक डिक्रीज हो रही है, या फिर ये वाली डिक्रीज हो रही है ये वाली बढ़ रही है, तो क्या होगा सर, माइनस ही होगा, ऑब्वियस सी बात। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, तो या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें आएगा n1 + n2 और इसमें आएगा n1 - n2, बस डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए,
इनको आगे तक कैरी कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो ट्राई कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे फिर से हम क्वेश्चन करवाएंगे, ओके। तब तक के लिए आप पढ़े और थैंक यू।